बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रमज़ान एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फिर आपसे मिलने का मौका मिला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत अल्फाज और मीनिंग भी उतना ही खूबसूरत। व्यूअर्स, हम अपनी ज़िंदगी में शुक्र का अदा करते हैं और गिले शिकवे ज़्यादा करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग गिले शिकवे कर रहे होते हैं जो करोड़ों से बेहतर सिचुएशन में होते हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अनग्रेटफुल होना कितनी बुरी बात है और ग्रेटफुलनेस कितनी खूबसूरत चीज़ है। देखिए, अगर आपको इस बात पे यकीन है कि जो होता है रब की मर्जी से होता है, तो फिर आपके अंदर अनग्रेटफुलनेस का आंसर होना नहीं चाहिए। रब ने जो भी सोचा होता है हम जैसों के लिए, वो हमेशा बेहतर होता है। पॉजिटिवली आगे बढ़ना, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना, अपने हालात को एक्सेप्ट करने का नहीं कह रही मैं। ये नहीं कह रही कि अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में हैं तो बस आप कहें कि बस मेरे साथ बड़ी बुरी हुई है और बस मैं अब इन्हीं हालात में रहूं। आप अपनी जो सिचुएशन है, अपने हालात को ज़रूर चेंज करें, उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें, मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे और वहां रब ताला ने कर देना है कुन। सो बी पॉजिटिव, बी अ गुड पर्सन और अल्लाह का शुक्र अदा करना। और जब कोई अच्छी चीज़ हो, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि वो फलां चीज़ तुम्हारे साथ हुई, तो मुंह से ऑब्वियसली बेसाख्ता बचपन से सीखा है थैंक यू कहना, लेकिन जो चीज़ हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए वो है कि अगर कोई आपको चीज़ कहे या किसी बात पे आपकी दाद दे, तो आगे से थैंक यू कहने के बजाय आप कहें जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे जो है, जितना भी है, वो उस रब का दिया हुआ है। और व्यूअर्स, ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जो आपसे कहीं गुना बुरी सिचुएशन में है, बुरी या मुख्तलिफ, जो भी आप उसे कहना चाहें। तो शुक्र अदा करना चाहिए और इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उन पर्सनालिटीज से जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं। आज हमारे पास दो निहायत इंस्पिरेशनल और प्यारी पर्सनालिटीज़ हैं। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर्स से आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी, बहुत फ़ख्र के साथ आपको मिलाना चाहूँगी अनम खान से। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। गुड गर्ल। एंड अली हमज़ा हमारे साथ हैं। भाई, दोनों ही मेरे फेवरेट नाम, और हमज़ा तो मेरे बेटे का नाम है। सो अली हमज़ा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई लव योर येलो कमीज, आई लव इट। थैंक यू सो। बड़े कम मर्द येलो पहनते हैं एंड येलो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स बिकॉज इट्स सो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। और आज मैचिंग भी हो गई। क्या बात, दिल की कनेक्शन की बात होती है बहुत। बिल्कुल ऐसे ही। और ऑफ कोर्स एक ऐसे प्यारे भाई जिनके साथ दिल की ऐसी खूबसूरत कनेक्शन बनी है कि अल्लाह करे कि हमेशा ही ऐसी रहे। हमारे साथ ऑफिशियल नात ख्वाह हैं नेशनल असेंबली पाकिस्तान के मोहम्मद नोमान अरशद गौरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं बैठ जाऊंगी क्योंकि सबसे मुलाकात हो गई और अब शुरू करते हैं कहानी के साथ। क्योंकि आप दोनों बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, तो मुलाकात के साथ साथ और रमज़ान की बातें तो होंगी ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी स्टोरी क्या है। और हम आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या है आपकी कहानी? ऐसा था कि जब मेरी पैदाइश हुई है तो मेरी टांगें ऐसे क्रॉस थी और डॉक्टर्स यही बोलते थे कि पोलियो है, और कुछ लोग कहते थे कि इसे ग्रहण लग गया ना। तो अम्मी ने मतलब काफ़ी ऑपरेशंस करवाए मेरी टांगों के ना। अब्बू मेरे, मैं 3 साल की थी, उनकी डेथ हो गई। और मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। आप कितने भाई बहन हो? हम 6, 3 बहनें 3 भाई, और मैं सेकंड पे हूँ, सेकंड लास्ट। मेरे से एक छोटा भाई है। अच्छा। और ऑपरेशंस के बाद मुझे भाई बहन ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग तो मैं भी ठीक हूँ। बेस आप भी ठीक हो मेरी जान, आप भी बिल्कुल ठीक हो। बट वो टांगे क्रॉस होने वाला हाँ यूजुअली जी, जी। एक बर्थ डिफेक्ट होता है जो बाय द वे पूरी दुनिया में होता है। और बट देन बेटे क्रॉस लेग से लेग स्ट्रेट माशाल्लाह हो गए। वो ऑपरेट करवाए ना काफी। अच्छा, तो हुआ। अच्छा, जब आप पैदा हुए तो फैमिली का क्या रिस्पांस था?
मेरे फादर तो बहुत इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार करते थे। और रिलेटिव्स की तरफ से आता था कि लड़की है, माजूर है, इसका क्या होगा, क्या करेगी, इसको पढ़ाओ या फिर इसको सिलाई के लिए लगवा दो, कहीं सिलाई कर लेगी। मतलब अजीबोगरीब, लड़की हो और डिसेबिलिटी के साथ उसे डबल डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। इस सोसाइटी में ना एक्सेप्टनेस बहुत कम है। खैर मेरे फादर ने तो वैसे ही सेलिब्रेट किया जैसे दूसरे बहन भाइयों की पैदाइश पे मोतीचूर के लड्डू तकसीम किए, मेरी दफ़ा भी ऐसे ही था। लेकिन एक नेगेटिव क्योंकि सा उनके घर एक मोतीचूर लड्डू पैदा हुआ और मेरा भाई भी आज, हम भाई दोनों भाई बहन लड्डू लग रहे हैं वैसे। तो सेलिब्रेशन अच्छी की थी, एक्सेप्ट किया था फैमिली वालों ने, लेकिन सोसाइटी से और रिलेटिव से एक नेगेटिव बिहेवियर था। अच्छा, अब ये हो गया, जी। फिर इस कंडीशन के साथ मैनेज कैसे किया, पेरेंट्स ने क्या किया, फिर बड़े होते हुए क्या क्या मामलात हुए? मुझे जो ज़्यादा बैरियर आया ना स्कूलिंग में, कि स्टेप्स बहुत थे। स्कूल जाना होता था तो स्टेप्स होते थे, टीचर्स हेल्प करते थे और मुझे ब्रेसेस लगे हुए थे यहाँ तक। अच्छा। दोनों लेग्स में, और मैं बहुत मुश्किल से टांगे बेंड किए बगैर अपनी क्लास में जाना। और यानी कि ब्रेसेस के साथ चलती यानी कि थी। इतनी सर्जरीज और चीजें हो चुकी जी। थी कि इतने जोगे आप हो गए। जी, लेकिन वो पनिशमेंट थी मेरे लिए ना, कि मैंने 1 घंटा लगा के फर्स्ट जो है फर्स्ट फ्लोर पे जाना है अपनी क्लास के लिए, और फिर उतरना है एंड पे, जब बच्चे सारे चले जाएंगे लास्ट पे मैंने नीचे आना है टीचर्स की मदद से। मुश्किल होता था। अगर उसी की जगह मेरी ग्राउंड पे होती ना क्लास, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। मैं सारा दिन पानी नहीं पीती थी, खाना नहीं खाती थी, नाश्ता नहीं करके जाती थी, कि वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है स्कूल में ना, वो भी मतलब उसमें भी स्टेप्स थे, कमोड नहीं था। खैर मैंने कंटिन्यू रखा स्टडी को, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो लेकिन मैंने ऑपरेशन के दौरान एक ऑपरेशन देख लिया कि मुझे बेहोश कर रहे थे और एक डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे और उन्होंने उसकी कमर काटी हुई थी और हाथ डाल के उसको, मैं ना वो चीज़ भूल नहीं रही थी। और जब मुझे होश है ना, अम्मी बता रही थी, तुम कह रही थी मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने डॉक्टर नहीं बनना। क्यूटी पाए। अच्छा, फिर जो है मैंने स्टडी किया, प्राइवेट मैंने स्टडी किया। मेरे बहन भाइयों ने भी, वो तो स्कूल जाते थे, लेकिन मैंने प्राइवेट स्टडी किया क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मुझे शौक था कि मैं जॉब करूं, लेकिन मेरी साथ साथ सर्जरीज पे चल रही थी, क्योंकि अभी तक मेरे 25 ऑपरेशन हो चुके हैं टांगों के, एक ही जगह से 25, यहाँ से नीचे से साइडों से, एक ही जगह से 2-2 3-3 दफ़ा ऑपरेट किया गया। 25 3 दिन की थी जब मेरा पहला ऑपरेट हुआ था। मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा, मैं वारी जाऊं। अच्छा, फिर बस मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद मैंने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो वहाँ पे भी मुझे सेम बैरियर था कि क्लास जो है एक्सेसिबल नहीं थी, फर्स्ट फ्लोर पे था। वो कॉलेज गई थी ना मैं मैट्रिक के बाद, ICS मैंने सेलेक्ट किया था, तो उसमें भी सेम बैरियर था कि चलो स्कूल में मैंने मैनेज कर लिया था कि एक ही जगह पे, एक दफ़ा मैं सीढ़ियाँ चढ़ गई, मैंने एक ही क्लास में बैठ के पढ़ना है। लेकिन कॉलेज लाइफ में ये था कि एक लेक्चर आपका फर्स्ट पे, एक ग्राउंड पे, एक फर्स्ट पे, और फिर पूरे मतलब कॉलेज की तो क्लासेस भी इतने डिफरेंट कोनों में होती हैं, तो मुश्किल होता था मेरे लिए, डिफिकल्ट। अच्छा, फिर खैर मैंने कंटिन्यू रखा और मैंने 1 माह पढ़ा वहाँ पे और फिर मैंने छोड़ दिया और मैंने प्राइवेट स्टडी किया। उसी दौरान में मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ऑफर हुई और मैंने उसे जो है ज्वाइन कर लिया। वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की है और मेरे मेंटोर शफीकुर रहमान साहब, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की। उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी जो है वो एनवायरनमेंट में है, आपकी फ़िज़ीक में नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती थी, मैं बहुत रोती थी कि मैं ऐसी क्यों। भाई इसीलिए तो अब पूरी दुनिया में डिसेबल्ड की जगह डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं बिल्कुल कि भाई आपकी सलाहियतें मेरी सलाहियतों से मुख्तलिफ हैं, दैट्स ऑल। जी बिल्कुल ऐसे। इधर टांगे उधर पहिए, फ़र्क कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। हाँ, आपकी एक्सेसिबिलिटी का इशू ज़रूर है, बट वो आपसे ज़्यादा हम लोगों की प्रॉब्लम है। जी, और हमें इस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हर बिल्डिंग, हर जगह को एक्सेसिबल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सेट पे पहले स्टेप्स हुआ करते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी, फिर हमने कोशिश की कि एज क्लोज टू द ग्राउंड लेके जाएं। ऑब्वियसली स्टूडियो के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, व्हाटएवर। पीटीवी के बाहर एटलीस्ट एक रैंप कोशिश करते हैं, हमने कोशिश तो की है, लेकिन वही वाली बात है कि लिफ्ट्स भी होनी ज़रूरी हैं, एक्सेसिबिलिटी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। और ये हमारा इशू है एज ह्यूमन बीइंग्स, जिनको अल्लाह मियाँ ने, अगेन मैं भी डिफरेंटली, मैं आपसे डिफरेंटली एबल्ड हूँ। तो जब हम ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं ना व्यूअर्स, तो ज़िंदगी में जीना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपकी कहानी। मेरी कहानी इस तरह से है कि मेरी डिसेबिलिटी ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऐसी डिसेबिलिटी है जो कि प्रोग्रेसिव होती है। अब मेरी डिसेबिलिटी तकरीबन 11 साल की उम्र में स्टार्ट हुई। 11 साल से पहले जो मेरी ज़िंदगी थी वो ऐसी नॉन डिसेबल्ड लोगों की तरह थी। बहुत लेट लाइफ में होती है यूजुअली।
नहीं, इसके ना डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ जो हैं 6-7 साल की उम्र में भी स्टार्ट होती है और कुछ में 40 प्लस में भी स्टार्ट होती है। इसका जो स्टार्ट का जर्नी है वो सिमिलर ही है सब में। मतलब कि आप चलते चलते ना बच्चा गिरता है, बच्चा अपनी टोज़ पे चलता है, अपनी हील्स के साथ, पूरे पाँव के साथ नहीं चलता। तो इस तरह की इसकी सिम्टम्स होती हैं। तो इनिशियल स्टेज में जब मुझे इस तरह की सिम्टम थी, चलते चलते गिर जाना, और तो फिर पेरेंट्स में इकलौता अपने माँ बाप का बेटा था, बाकी मेरी बहनें हैं 4 माशाल्लाह, 4 रहमतें घर जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दौरान फिर मेरे पेरेंट्स ने अपने जो इलाज और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो करने की कोशिश की। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मेरी डिसेबिलिटी जो डिज़ीज़ थी वो डायग्नोज नहीं हुई प्रॉपर, और डॉक्टर्स ने इसको पोलियो डायग्नोज करके मेरा 4 दफ़ा ऑपरेट कर दिया। या अल्लाह। तो इस वजह से मेरी डिसेबिलिटी की जो प्रोग्रेसिवनेस थी वो और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा रैपिडली जब आप ऑपरेशन करते हो, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो वो फिर उस बीमारी को और एक्सेंचुएट, समझ रही हूँ क्या हुआ है। तो उसके बाद से फिर ये ग्रेजुअली बढ़ती गई, लेकिन मैंने अपनी तालीम किसी हद तक जारी रखी और मैट्रिक तक मैं स्कूल जाता था प्रॉपर। तो जब मैट्रिक कर लिया, स्कूलिंग कंप्लीट हुई, तो उसके बाद से मेरी डिसेबिलिटी इतनी इंक्रीज़ हो चुकी थी, मैं व्हीलचेयर पे आ गया। तो व्हीलचेयर पे आने की वजह से जिस ज़माने में मैंने मैट्रिक किया उस वक्त इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। नहीं, बट जो आपका डायग्नोज कब हुआ कि ये प्रॉब्लम है और पोलियो नहीं है? क्लैरिटी कब मिली हमें? ये बहुत लेट मिली। ये जब मैं मैट्रिक कर चुका था उसके भी बाद मुझे ये तकरीबन 20 साल की उम्र में, यानी 11 में स्टार्ट हुई, यानी कि 9 साल गलत ट्रीटमेंट के साथ ये सारा कुछ। तो फिर पता कैसे चला, किस तरह? फिर वो मेरे अब्बू आर्मी से रिटायर्ड थे, तो आर्मी के हॉस्पिटल में, फौजी फाउंडेशन में मैं वहाँ पे चेकअप करवाया जब प्रॉपर, तो उन्होंने डायग्नोज किया कि ये पोलियोमाइलेटिस है और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की एक टाइप होती है। तो तब ये 2001 में मैं हॉस्पिटल में था और उस वक्त ये डायग्नोज हुआ कि मेरी डिसेबिलिटी है ये। लेकिन वो क्योंकि माँ बाप का अकलौता था, तो वो फिर इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना उन्होंने ट्राई करने से मना नहीं किया, और मैं भी फिर, लेकिन जब से ये डायग्नोज हुआ ना, वो देखे ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि माशरे ने भी ज्यादती की तो डॉक्टरों ने भी साथ में नहीं डायग्नोज कर पाए। हाँ, लेकिन उन सारों में ना जो एक सबसे 2 डरावने एक्सपीरियंस थे मेरे, मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक ये था कि नहीं, मैं डरावने एक्सपीरियंस की तरफ आऊंगी ब्रेक के बाद। अभी क्योंकि हमने कलाम की तरफ पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से हम ब्रेक से वापस आएंगे। आपके ड्रॉन एक्सपीरियंस तो आपके भी ड्रॉन एक्सपीरियंस और दोनों कितनी धनिया। मुझे सबसे प्यारी इन दोनों के बारे में बात ये लग रही है, तब से इनको बेटा बेटा कह रही हूँ मैं, चीचियों वाला दोनों पे प्यार आ रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ना अजीब वो गरीब कहानियां पहले भी सुना रहे थे और अब भी सुना रहे हैं और अभी बाद में भी सुनाएंगे, और इतनी खुशी से सुना रहे हैं। और हमें शर्म आनी चाहिए कि इतनी सी चीज होती है और हमारा इतना बूथा सूझ जाता है। फिर बाहिम्मत ये दोनों हैं, हम लोग नहीं, जो इतनी सी प्रॉब्लम को फेस करके आंखों में आंसू आ जाते हैं और बूथे लटक जाते हैं और हमारा एटीट्यूड दूसरों के साथ नेगेटिव हो जाता है। आई कांट टेल यू लास्ट टाइम व्यूअर्स, मुझे अपने गेस्ट के साथ इतना मजाक कब आया। लुक एट देयर पॉजिटिविटी। चलें बढ़ते हैं कलाम की तरफ। जी नुमा। अमजद इस्लाम अमजद साहब का बड़ा खूबसूरत कलाम है, अल्लाह उनको और करवट करवट जन्नत नसीब। आमीन। और उशाकान रसूल रोज़ा रसूल पे हाज़री दे रहे हैं, उसी ज़िमन का ये बड़ा खूबसूरत कलाम। सुभान। शहरे नबी है सामने, आहिस्ता बोलिए। शहरे नबी है सामने, आहिस्ता बोलिए। धीरे से बात कीजिए, आहिस्ता बोलिए। धीरे से बात कीजिए, आहिस्ता बोलिए। उन
गली में देख के रखिए जरा कदम, उनकी गली में देख के रखिए जरा कदम, खुद को बहुत संभालिए, आहिस्ता बोलिए, खुद को बहुत संभालिए, आहिस्ता बोलिए। उनसे कभी न कीजिए अपनी सदा बुलंद, उनसे कभी न कीजिए अपनी सदा बुलंद, पेशे नबी जो आइए, आहिस्ता बोलिए, पेशे नबी जो आइए, आहिस्ता बोलिए। अमजद वो जान लेते हैं साइर के दिल की बात, अमजद वो जान लेते हैं साइर के दिल की बात, फिर भी जो दिल मचल उठे, आहिस्ता बोलिए, फिर भी जो दिल मचल उठे, आहिस्ता बोलिए, शहरे नबी है सामने, आहिस्ता बोलिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनते हुए हम ब्रेक की तरफ बढ़े और अब ब्रेक के बाद हमें एक प्यारी सी गुड़िया ने ज्वाइन किया है जिनकी तरफ हम बढ़ेंगे और उनका नाम है बिस्मा जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा से हम गुफ्तगू करेंगे, बल्कि बिस्मा से हम कलाम सुनेंगे, लेकिन ज़रा आगे जाके अभी हम फोकस कर रहे हैं अनम खान और अली हमजा पे। अनम, वो ड्रॉनी कहानियाँ सुनाने लगे थे, मैंने कहा पहले आपकी ड्रॉनी कहानी सुन लेते हैं, इससे पहले कि आप सहमो, पहले हम उनको सहमाते हैं। हाँ, ड्राउनी स्टोरीज यही थी कि कोई जब ऐसा बाबू के एक्सपीरियंस इस पे सोचा हो कि यार ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पागल तो नहीं हो गए? होता है बंदा बड़ी दफा जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में अगर तो आपके साथ तो पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे लोगों ने। ऐसे ही है। सो जरा बताएं ना, जरा लोगों को भी पता चले कि किस किस टॉर्चर से अनफॉर्चुनेटली गुजारा बस जाता है। यही था कि कहते थे रिलेटिव्स और घर वाले यही कहते थे कि तुमने चलना है, और इतना पेनफुल होता था ना, जैसे फिजियो करवाना, फिर बाबू के पास लेके जाना, वो मालिश करवाना, अजीबो गरीब ही बहुत पेनफुल ये
ट्रीटमेंट होता था मेरा। एक तो ऑपरेशन भी चल रहे थे, साथ साथ ये पीर और ये जो बाबे होते हैं इनसे दाम वगैरह करवाना, ये भी साथ साथ ही मेरे चलता रहता था। तो ये बड़ा पेनफुल सा होता था। अच्छा, तो यानी कि सारी एक्सपेरिमेंट से गुजरी? जी, सारे एक्सपेरिमेंट से गुजरी, पेनफुल जो थे, लेकिन फिर भी एट द एंड मैं व्हीलचेयर पे हूँ। मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल इस पे लगता है। बट चल सकते हो अगर मैं चलना? थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि बैकबोन में पेन होता है। तो डॉक्टर ने क्या कहा है कि कोई इलाज, कोई मामला हो सकता है ऐसा जिससे? उन्होंने 25 ऑपरेशन कर दिए, वो कहते हैं इससे आगे कोई इलाज नहीं है। नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं, मैंने कहा होता ना कि शायद वेस्ट के अंदर कोई ऐसा इलाज हो, कोई बाहर ऐसी चीज़ हो। नहीं, बहुत करवाए हैं। बहुत मैं- करवाए मैं- और इंसान की बस भी हो जाती है करा करा के। चले मैं जी, इंटरप्ट करना चाह रहा था एक्चुअल में आपकी इसी बात में कि एक्चुअल में ना देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिजीज़। आपको डिजीज है? नहीं, एक्चुअली तो आप दोनों, वो डिसेबिलिटी आप डिफरेंटली एबल्ड हैं और आपको डिजीज है। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बेसिकली जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या पोलियो है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या इस तरह की और भी डिफरेंट टाइप, सेरेब्रल पॉल्जी है, इस तरह की ये सारी डिसेबिलिटीज़ है। डिसेबिलिटी और डिजीज़ का जो मेजर डिफरेंस है ना, वो ये है कि डिजीज़ इज़ समथिंग दैट इज़ क्योरेबल, यू कैन ट्रीट विद सम ट्रीटमेंट, विद सम मेडिकेशन यू कैन ट्रीट। लेकिन जो डिसेबिलिटी है ना, ये आपका लाइफ लॉन्ग पार्टनर है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ठीक हो जाए, बट होता है ना कि जैसे कि उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है, मैं सपोर्ट की बात कर, जी जी बिल्कुल। आई डोंट एट ऑल मीन के, देखिए अगर होता तो कब का करा चुके होते, बिल्कुल बट ऐसे होता है ना जैसे कि बायोनिक आर्म्स आ जाते हैं और बायोनिक वो अब चिप भी डाल दिया जाता है जो आपके ब्रेन को कोई और मैसेज देता है। मैं तो ऐसे। इसमें बहुत रिसर्च करती हूँ क्योंकि देखिए हमारे मुल्क के 10 से 15% लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और 10 से 15% अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो कोई तो मामला ऐसा होगा ना जिससे थोड़ा सा मजीद आसानी और एक्सेसिबिलिटी क्रिएट की जाए। अब जैसे कि उन्होंने कहा मैं चल सकती हूँ लेकिन मेरी बैक में पेन होती है, तो कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसी चीज जो उसको पेनफुल कम कर दे। आप समझ रहे हैं, मेरा ये पॉइंट था। जी जी बिल्कुल ऐसी है। और आपकी चीज, आपका जो मामला है, आप डिफरेंटली एबल्ड हैं लेकिन आपका डिफरेंटली एबल्ड होना डिजीज से शुरू हुआ, बिल्कुल ऐसी है। उनकी बर्थ डिफेक्ट था, तो वो हाँ जी। थोड़ा सा वो टेक्निकल चेंजेस, एंड आई अंडरस्टैंड देम, बिकॉज देखें जब से मैंने ट्रांसमिशंस करनी शुरू किया ना अली हमजा, मेरा एक मिशन रहा है कि हमने अपनी सोसाइटी के सब लोगों को इंक्लूड करना है। बिल्कुल ऐसी है। अब चाहे हम डिफरेंटली एबल्ड हों, चाहे आप क्रिश्चियन हों, चाहे आप पारसी हों, व्हिचएवर मजहब, व्हिचएवर डिफरेंस दैट यू हैव, ट्रांसजेंडर हों, देखिए हम सब एक हैं, बिल्कुल ऐसी है। हम सबको रब ने तख्लीक किया है और अल्लाह मियाँ किसी को भी या किसी भी चीज़ को गलत नहीं बनाते या मिस्टेक नहीं करते। बेशक बेशक ऐसी ऐसी। इतना तो हमारा बिलीफ है। बिल्कुल ऐसी है। मेरे लिए शायद आसान है ये कहना क्योंकि मेरी सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे मामलात होंगे जिनका आपको नहीं पता, जो बिल्कुल शायद ऐसे। एक इमोशनल या फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन एक इमोशनल डिसेबिलिटी है। सो आपको बुलाने का जेन्युइनली, देखिए हम तमाशा भी डाल सकते थे, रोने पिटने भी डाल सकते थे, आपको बुलाना रेटिंग नहीं है। आपको बुलाने का रीज़न ये है कि लोग अंडरस्टैंड करें कि ये जो एक दिमाग में चीज़ है कि भाई शादी नहीं ऐसे बच्चों की होती, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, इनको सिलाई कढ़ाई सिखा दो या दर्जी इसको बना कहीं दो। दर्जी बना दर्जी दो। बना दो। दर्जी बना दो, काइंड ऑफ नॉनसेंस जो है थोड़ा, ये सारे बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस हैं, बेशक ऐसी। लेकिन क्यों आप किसी के ऊपर माथे पे ठप्पा लगा रहे हैं? मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है और इसलिए अली हमजा मैं आप जैसे अकम्पलिश्ड लोगों को बुलाती हूँ Thank जो you so much. अपने पैरों पे फिजिकली नहीं खड़े लेकिन मुहावरतन 100% आप हम लोगों से बेहतर हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर पीपल टू लर्न। अपनी हॉरर स्टोरी ज़रा मुझे बताएं ना, आपके साथ भी बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हुई हैं। हॉरर स्टोरी इस तरह से है कि मेरे इलाज के सिलसिले में ना एक बुज़ुर्ग थे, हकीम टाइप आदमी थे, तो मेरी जो अम्मी है वो बड़ी क्यूरियस थी, वो बड़े दूर कहीं उनका था, आस्ताना कह लें या एक वो दुकान सी। अब जब वहाँ पे मैं अम्मी मुझे लेके गई तो वो जो बाबा जी थे ना, वो लिटरली एक चारपाई सी थी, उस पर बैठे हुए थे, उनके सामने लकड़ियों की आग थी और एक कढ़ाई सी थी और उसमें ना तेल था। अब वो जो अपनी एड़ी है ना, वो उस तेल में डिप करते थे और उसके बाद वो उस एड़ी से ना कमर की मालिश करते थे और वो गरम ऑयल जो कि उबल रहा है वो एड़ी उसमें लगा के
लिटरली उन्होंने मेरी अम्मी ने कमीज़ ऊपर की और उन्होंने ऐसे जब वो किया, और वो मैं तो देख के उसे छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो एक्सपीरियंस अभी तक मेरे दिमाग में वो ऐसा पंजाबी वाला त्रा निकल गया होगा। निकल गया लिटरली। क्योंकि जान निकलने से बात नहीं बनती, त्रा से बनती है बात। तो वो तकरीबन 3 दफ़ा उनके पास जाना होता था, लेकिन मैं एक दफ़ा जाने के बाद, और वो शायद हार्डली कोई 1 आध मिनट के लिए भी मैंने वो चीखें मारता हुआ मैं उठ गया और मैंने कहा कि मैंने ऐसे दोबारा नहीं जाना। फिर दूसरा जो हॉरर एक्सपीरियंस हुआ वो इस तरह से था कि वो भी एक हकीम साहब थे। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा सा ना वो लकड़ियों की आग जलाई हुई थी जिसके अंदर पानी था, और पता नहीं कौन कौन सी तरह की जड़ी बूटियाँ उसके अंदर डाली थी, और एक ड्रम था पानी का, और उसमें पता नहीं किस किस तरह की वो थी, मकोड़े और पता नहीं क्या क्या उस तरह की वो जड़ी बूटियाँ थी उस पानी के अंदर, और बहुत बड़ा सा ड्रम था। अब वो पानी ऊपर रहा था, मैंने कहा शायद इससे पानी मुझ पे डालेंगे या समथिंग कुछ इस तरह का। या अल्लाह। अब वो नीचे आग जल रही है, ऊपर पानी उबल रहा है, और उन्होंने मुझे लिटरली मेरे अब्बू को कहा कि इसको इसके अंदर डाल दें, पानी में उसमें रख दें, और मुझे कहा कि जब तुम्हें पानी गर्म फील हो ना, या नीचे से तुम्हें हीट फील हो, तो तुमने बताना है, तो हम नीचे से आग कम कर देंगे। और वो मैं तो जब ज़रा से भी हुआ 5 मिनट बाद ही मैंने तो अब्बू को कह दिया कि मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी, और वो इतना का हॉरर किस्म का एक्सपीरियंस था कि नीचे आग जल रही है और उबलते हुए पानी के अंदर आप बंदे को डाल दिया, आपने बच्चे को पकाने की कोशिश खाने की कोशिश की। अब अम्मी अब्बा का क्या रिस्पॉन्स है जब आप हंसते हो और बातें करते हो? ये वो बस उस वक्त तो उनका ये था कि इससे शायद ये नहीं, ठीक हो अब जाए। जब ये बात करते हो तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? अब्बू, अल्लाह मेरे अब्बू की मगफरत करे, अब्बू की तो डेथ हो गई। अम्मी को जब इस तरह की बातें बताता हूँ तो वो एक डरावना एक्सपीरियंस समझ के उसको याद करती हैं और कहती हैं कि हमने माँ बाप की तो कोशिश थी कि ये ठीक हो जाए, हालांकि मैं पहले ही ठीक था, मैं उसको बहुत ठीक और आप अभी भी ठीक हो? और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा, बिल्कुल ठीक हूँ। अब जिंदगी कहाँ पे खड़ी है ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ। ये अब आई स्टार्ट विद अनम एंड देन आई कम टू यू। Sure. वेयर इज लाइफ एट नाउ? आपका बेटा भी है? जी, मेरा बेटा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। और मेरी जो लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुई, जैसे मैंने बताया कि मेरे मेंटोर शफीकुर रहमान, और इसी ऑर्गेनाइजेशन से मुझे डिफरेंट इंटरनेशनल जो है ट्रैवल करने का मौका मिला। यूएसए गई, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, जबकि मुझे नहीं पता था कि व्हीलचेयर यूज़र भी गेम्स खेल सकते हैं। हाँ, और अभी लास्ट ईयर जो है मैंने ये पंजाब गेम्स में पार्टिसिपेट किया और मैंने व्हीलचेयर रेस जो है विन किया। और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़, साउथ कोरिया और ये वियतनाम, थाईलैंड, जापान। हस्बैंड कौन है, क्या उनकी क्या स्टोरी है? हस्बैंड मेरे माशाल्लाह से नॉन डिसेबल हैं और बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। मिले कहाँ? डिसेबल और नॉट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वी वांट टू नो मुलाकात एक्चुअली कहाँ? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ पे सब मैरिड है। एक डिसेबल है, एक नॉन डिसेबल है, एक डिसेबल, एक नॉन डिसेबल है। तो इसलिए मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि डिसेबिलिटी मैटर नहीं करती। हाँ। आपके पार्टनर के लिए शादी के दरमियान कोई डिसेबिलिटी का कोई लिंक नहीं है। जब हम एक डिसेबल पर्सन होता है, सोसाइटी लिंक कर देती कि शादी नहीं कर सकती। जैसा कि मेरे फैमिली वाले कहते थे हमने इसकी शादी नहीं करनी, डिसेबिलिटी का शादी के साथ कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल भी ये नहीं। कॉन्सेप्ट तो ऑर्गेनाइजेशन आने के बाद चेंज हुआ ना, मेरा भी और मेरी फैमिली का भी। देन जो है मेरा ये प्रपोजल आया और मेरी शादी हो गई। प्रपोजल आया? जी, मतलब शादी निकाह मेरा हो गया ना, फिर मतलब रिश्ता जिसे कहते हैं हाँ, अच्छा। वो फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। एक मेरा बेटा है माशाल्लाह। क्यूट सा अब मेरे साथ ही है, वो सो रहा है गाड़ी में। माओं को तो खैर बच्चे क्यूट लगते ही हैं, हम देखेंगे तो बताएंगे। अल्लाह उसको जिंदगी दे, उसको सेहत दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें तो इतनी सी हमारी नन्ही सी जान मम्मी भी बन गई, क्या बात है आपकी। और इसके अलावा जापान में गई हूँ 1 साल के लिए। मैंने डस्किन ग्रेजुएट हूँ मैं, स्कॉलरशिप लिया था मैंने पूरे पाकिस्तान से। मैं सेकंड लड़की हूँ जिसने ये स्कॉलरशिप लिया था। और वहाँ पे मैंने 3 माह जापानीज़ सीखी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ के बारे में सीखा कि डिसेबिलिटी है क्या और है कहाँ। वो चीज़ सीख के आने के बाद जो है ना, मैं काफ़ी मतलब चेंज हो गई। और अभी रिसेंटली जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं ख़वातीन का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। जैसे मेरी एक लाइफ थी, एक कमरे में बंद थी, मैं बाहर नहीं निकलती थी, मैं लोगों का सामना नहीं करती थी। मुझे लगता था कि मुझ में कोई कमी है, मैं जाती हूँ लोग मजाक उड़ाएंगे, या मतलब मैं एक डिफरेंट स्टाइल से चलती हूँ तो लोग मुझे देखते हैं, हंसते हैं। तो मैंने अपने आप को बंद किया हुआ था। इस चीज़ को देखकर मैं कहती हूँ कि मेरे जैसी बहुत सारी अनमेस्ड है, घरों में बंद है। तो इसलिए मैंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है और उसमें लड़कियों की इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग करती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ, फैमिली को समझाती हूँ अपनी एग्जांपल दे के कि डिसेबिलिटी कुछ नहीं होती, चीज़ों को आपके मुताबिक कर दिया जाए तो डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अनम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खुश रहो, आबाद रहो और इसी तरह मुस्कुराती रहो। व्हाट अबाउट यू? वेयर इज़ योर लाइफ एट? मेरी लाइफ
इस तरह से है कि अभी मैं करंटली एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करता हूँ और उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन अहम खान की और मेरी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हम दोनों ने, और एक कोइंसिडेंस है कि हम दोनों ऑलमोस्ट इकट्ठे ही इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया था आज से कोई 12 साल पहले। बिल्कुल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड किया सबसे पहले कि डिसेबिलिटी क्या है और ये इसकी प्रोग्रेसिवनेस कहाँ तक जा सकती है और मुझे इसको किस तरह से लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये डिसेबिलिटी इस तरह की है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज ना किया जाए ना तो आपकी ज़िंदगी, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल 20 साल, इससे ज़्यादा आप जिंदा नहीं रह सकते अगर आपकी प्रॉपर लोग 90 साल तक वायर जीते हैं, 100 साल जीते हैं जी। लेकिन यहाँ पे मेरे होते हुए भी, इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हुए भी, जिन लोगों की मैनेजमेंट नहीं थी, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले जिनकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ अवेयरनेस नहीं थी कि डिसेबिलिटी को लेके किस तरह चलना है। एक ही पोजीशन में अगर आप बैठे रहेंगे कंटिन्यूसली, आपको सोर्स हो जाएंगे, आपकी बॉडी शेप चेंज होगी, तो इस तरह की चीज़ें उसको अंडरस्टैंड करना, तो रीएडजस्ट कर जाती है ना उस पोजीशन के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें सीखी यहाँ पे। फिर उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे जापान जाने का एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ से सीखा, 2 दफ़ा जापान गया, वहाँ से डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम चीज़ें, इन्फॉर्मेशन और अपनी ख़ास तौर पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है वो हासिल की। फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो यहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं बाहर से, तो उन इंटरनेशनल लीडर्स से मिलने का मौका मिला, कि उनसे सीखने का मौका मिला कि किस तरह से वो अपने मुल्कों में चेंज ला रहे हैं अपनी डिसेबिलिटीज़ के साथ और अपनी लाइफ के साथ, इन सारे बैरियर्स के साथ और इन सारी लिमिटेशंस के साथ जो कि क्रिएट कर देती है एक डिसेबिलिटी आपके अंदर। डिसेबिलिटी नहीं करती क्रिएट, माशरा करता है। डिसेबिलिटी को ना ब्लेम करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बीइंग डिफरेंटली एबल्ड को मत ब्लेम करें। ये चीज़ मैं आई नो मुझे राइट नहीं है इस चीज़ के बारे में बोलने के लिए, बट मैं पर्सनली इस बात से ऑफेंड होती हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डिफरेंटली एबल्ड होना प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो लोग प्रॉब्लम है जो घूरते हैं, जो कमेंट्स पास करते हैं, जो इंसान को एक एलियन की तरह फील कराते हैं, जो अपने घरों, जो अपनी स्पेस में सिर्फ सीढ़ियाँ। मेरे घर में लिफ्ट लगी हुई है, जबरदस्त। मेरे घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो डिफरेंटली एबल्ड है, और हमने एक वुडन रैंप बनाया हुआ है। जब मेरी कोई दोस्त आती है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों साइड पे स्टेप्स हैं, थोड़ा सा अबव ग्राउंड है, वो रैंप फिट हो जाता है, उसके ऊपर आराम से किसी को भी गोदियों में उठा के गिराते पड़ाते हुए नहीं ले। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो ये हमारी एज अ सोसाइटी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। मुझे लोग कहते हैं ना वो इसने लिफ्ट क्यों लगाई, मैंने इस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझे, हम सारे बिल्कुल उस तरह से, लेकिन मेरी दोस्तें हैं जो हैं व्हील चेयर के अंदर। अब वो हम मिले ना, हम गेट टुगेदर्स ना करें, हम हैंग आउट ना करें जिस तरह नॉर्मल खवातीन करती हैं, क्यों ना हम करें। मेरे भाई हैं कुछ 2-3 जो व्हील चेयर में, वो क्यों एम्बेरस फील करें, उनको क्यों 4 लोग किसी और चीज पे डाल के विंगा चिब्बा करके लेके जाए। इट्स नॉट नाइस। या इट्स सो आवर प्रॉब्लम नॉट योर्स। या बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसे तो ही फिर मज़ीद आगे क्या हुआ? इनएक्सेसिबिलिटी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ से सीखा। फिर जो सबसे बड़ा एडवेंचर मैंने लाइफ में किया वो ये था कि मेरी डिसेबिलिटी ना बड़ी सीवियर है, सीवियर इन अ सेंस के आई कांट शिफ्ट फ्रॉम माई व्हील चेयर टू एनी प्लेस लाइक बेड और लाइक चेयर और लाइक समथिंग, है ना काफी। या उसके अलावा जो डेली चोर्स हैं, लाइक शावर लेना, चेंज करना, आई नो, इस तरह के तमाम कामों के लिए आई यूज़ एन अटेंडेंट फॉर डेली लिविंग। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद 2018 में मैंने एक एडवेंचर ये किया था। एक कॉन्फ्रेंस थी कोरिया में जिसमें इनवाइट था मैं विद एन अटेंडेंट, लेकिन मैंने ये कहा कि मैंने ना अकेले ट्रैवल करना है विद ऑल दिस। तो मैं यहाँ से, सब ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। मसला क्या है आपकी जिंदगी में? हर चीज ही ये वो जो छोटे बच्चे नहीं होते जो पंगे करते थे, ये हमारा पंगे वाला भाई है। अच्छा फिर क्या हुआ? ऐसी, तो फिर वो सब ने मना किया कि नहीं होगा, आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे, फ्लाई नहीं करने देंगे, फिर आपको शिफ्ट कौन करेगा, फ्लाइट में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए मैंने डिसीजन लिया और मैं चला गया कोरिया, और मैं 7 दिन वहाँ पे रह के अकेले, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड वापस। और जब वापस आए फिर आपको रगड़ के नलाया गया। वो जो सारा था एक्सपीरियंस ट्रैवल का और फ्लाई का, वो भी बड़ा एक यूनिक यार, ग्रेट जॉब। वो बड़ा यूनिक था
क्योंकि सबसे पहले यहाँ से उन्होंने मना किया आप जा नहीं सकते, अकेले नहीं जाएंगे, फिर बहुत सारी हर्डल्स आई, लेकिन आई जस्ट गो थ्रू इट और बिकॉज यू आर अ सुपरस्टार। अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीट, थैंक यू सो मच। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ उसके प्लेटफॉर्म से आई यूज टू डिस्ट्रीब्यूट अराउंड 200+ इलेक्ट्रिक व्हील चेयर अक्रॉस पाकिस्तान, जो कि एक व्हील चेयर अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज़ कॉस्ट करती है। तो 200 से ज़्यादा एक स्फीयर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान जो हैं वो मेरे समझ लें हाथों से, मेरी असेसमेंट से उनको प्रॉपर व्हील चेयर्स मिली हैं और वो पूरे पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं और अपनी ज़िंदगियाँ बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं अपनी डिसेबिलिटीज़ के साथ। सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह so आपको much. करोड़ कामयाबियों से नवाजे। थैंक यू सो Amen. मच, You guys are awesome, थैंक यू सो मच। and I'm going to come and hang out at your organization as well. या श्योर, This is going to be fun. या श्योर, यू क्योंकि वेलकम। ये मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मैंने आके एक पागलखाना लगाए रखना है और आप लोगों ने भागते फिरना है कि हम नहीं इसको जानते, खुद ही आ गई है कहीं से घूम के। श्योर, यू मोस्ट वेलकम। एंड अब हम बढ़ते हैं बिस्मा जुल्फ़िकार की तरफ। बेटा इतनी प्यारी बातें हो गई हैं, इनसे थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा कलाम होना चाहिए। ओवर टू यू बेटे। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना,
जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नुमान अफजल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू रमज़ान एट होम। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन आपके पास हम कुछ लम्हों बाद आएंगे। शदीद देसी टोटके, लिटरली ये तो देसी टोटके लेके आई हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, ज़रा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। ज़ैनब हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंवला, रीठा और शिकाकाई, कसम से मुझे लग रहा है कि जैसे मैं नानों के साथ बैठ के बातें करने लगी हूँ। आंवला, आजकल के ज़माने में आमला, रीठा और शिकाकाई की कौन बात करती? मैं। आप? यस। ओके ज़ैनब नानो, आज हमें के बता बाद दें। आज के बाद आप भी कहेंगी कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। दैट्स माय चैलेंज। चलो अगर कन्विंस कर लेती हो तो मान Done, लेती हूँ। done, done. चलो आमला, आंवला, रीठा और सिकाकाई जैसे कौड़ा हम तरीन। सुनते हैं ना, हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज आती है कि ये शैम्पू है, बालों के लिए यूज होता है, इसका शायद कोई और और इससे फायदा बाल नहीं है। काले हो जाते हैं। That's it. हाँ, कि वो ये लेकिन- इससे इन तीनों को कंबाइन करके वो एक शैम्पू टाइप चीज बनती है जो हमारे पहले बुजुर्ग लगाया करते थे, और अक्सर मेहंदी में भी ये चीजें मिक्स कर लेते थे, तो लाल की जगह जरा ब्लैक कलर आ जाता था। लेकिन दिस इज द लीस्ट बेनिफिट जिसका हमें पता है। अब अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो आंवला जो है उसके अंदर विटामिन सी जो है वो ऑरेंजेस से भी ज़्यादा मौजूद होता है। 100 ग्राम्स ऑफ आंवला में 20 ऑरेंज से ज़्यादा होते हैं, यानी 1.5 तकरीबन 2 दर्जन के करीब आपके जो बन रहे हैं ना ऑरेंजेस। आपने कभी आमला चखा है? यस आई डिड। आंवला कड़वा होता है, मुझे पता है। आमला इतना कड़वा होता है कि मुंह हो ऐसे जाता ही है आपका। लेकिन उसको खाने का तरीका बताती हूँ ना। हाँ ये बता दो तो मैं 1 किलो खा लूंगी, बिल्कुल। लेकिन तरीका बता दो जिससे इतना कौड़ा ना हो, क्योंकि इट इज नॉट कड़वा, इट इज बहुत कड़वा। कौड़ा। यस ऐसे ही है। हाँ। आंवला खाने के 2 तरीके जो हैं वो सबसे जो इजीएस्ट मुझे लगते हैं, एक तो ये कि आप उसका सॉर्ट ऑफ जैसे जैम हम बनाते हैं शुगर के साथ, या आप उसको सिरप में जो है वो डिप करके जिसको रख हम दें। मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बा जैसे हम लेकिन कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मुरब्बा आप खुद ही कहती है कि चीनी नहीं खानी। अब अगर सफेद चीनी भी नहीं खानी और आमला भी खाना है और फिर मत एक पासे की उसको हो जाओ। चीनी के अंदर आपने डिप करके रखा, वो मीठा हो गया। जब आपने खाना है, खाने से 1 घंटा पहले उसको पानी के अंदर डिप करके रखना है और उसकी सारी शुगर उसमें से निकाल देनी है। अब ना वो कड़वा रहा ना वो मीठा रहा, उसका एक नॉर्मल सा जो एक टेस्ट है वो उसका डेवलप हो जाएगा, जो कि बहुत मज़ेदार होता है। और उससे भी आसान तरीका जिसमें मैंने आंवला को यूज़ किया है और मुझे उसके बेनिफिट्स मिले वो ये था कि आंवला को आप ड्राई करें, ड्राई करके आप उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके उसका पाउडर बना दें। एक तो हर चीज का पाउडर बना देती है ये लड़की। तो आंवला का पाउडर खाना और लगाना भी दोनों में काम आ जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ। अब समझ आ गई। हाँ। अब जितने ड्राई लोग कैसे करना है? एयर ड्राई, केंज जैसे अपने किचन में आप लेते हो आंवला, आंवला को आप छोटे छोटे पीसेस में कट डाउन करें और उसको शेड में ऊपर से कवर करके रख दें। आप उसको थोड़े टाइम बाद, जैसे 5-6 घंटों बाद थोड़ी सी हवा लगवा दें, अदरवाइज उसको फिर कवर करके रख दें। तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये जो आंवला होता है ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है और आप इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना। अच्छा, यानी कि धूप में और ओवन में नहीं डालना। धूप में डालेंगे तो वही विटामिन सी उसका सारा जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो फायदा कोई नहीं होगा। इसका उससे भी अगला जो फायदा है कि अगर आपकी अर्ली एजिंग होती है, चाहे वो स्किन की है, बालों की है, किसी भी फॉर्म में आपको लग रहा है कि जी आप एज कर रहे हो, आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो अगर एज कर रहे हैं, आप चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हो, आपकी मेमोरी जो है वो बूस्ट नहीं रहती, चीज़ें आप भूलते हो, और आप आंवला डेली बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो आप कभी भी बूढ़े हो ही नहीं सकते। जो भी बंदा आंवले को डेली बेसिस पे यूज़ करता है, एक तो उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे, उसकी स्किन पे कभी भी फ्रैकल्स और रिंकल्स नहीं आएंगे। छाइयों के लिए भी बड़ा अच्छा हाल है। छाइयों के लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन ए जो है उसमें इसकी आंखों की बिनाई जो बूस्ट करता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है।
अब अगर रीठा की हम बात करें तो रीठा और सिकाकाई तो ना कभी देखा ना कभी इस्तेमाल किया, मतलब शौक के ऊपर जिस तरह कभी हम हर्बल या उस तरह के करते हैं तो उसमें देखा हुआ है उसको। रीठा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको किसी भी कीड़े ने या मच्छर ने या किसी सांप ने इवन काट लिया हो तो आप उसको लगाएं तो वो आप पे असर नहीं करता, उसका जितना जहर होगा वो बॉडी पे असर ही नहीं कर रहा होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल, ये रीठा के बेनिफिट्स हैं। उसको लेना कैसे है फिर? रीठा को एक तो जहाँ पे आपको उसने बाइट किया है मॉस्किटो ने या किसी भी चीज़ ने, रीठा को आप सिंपल फॉर्म में जो है वो दही के साथ उसकी लेप सॉर्ट ऑफ बना के आप स्किन पे लगा सकते हो। नंबर 2, रीठा को एज सच खाना नहीं है, रीठा की सिर्फ आउटर एप्लीकेशन ही है, सो एज सिकाकाई की। सिकाकाई को हम मैक्सिमम भी जो यूजेज उसका लेते हैं वो अपनी बालों की एप्लीकेशन और स्किन पे ले सकते हैं। जिन लोगों के बाल फ्रिजी हैं, डैंड्रफ उनका कभी भी ख़त्म नहीं होता या टैंगल्ड रहते हैं, हर वक्त जितना मर्जी ब्रश कर लें फिर भी बाल जो है वो स्मूथ नहीं होते, तो उनके लिए सिकाकाई और रीठा जो है वो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। अगर आप उनको दोनों को अपने नॉर्मल शैम्पू में, सिर्फ जैसे आंवला का पाउडर मैंने बताया, सिकाकाई का पाउडर, आप उसका शैम्पू खुद से नहीं बना सकते तो अपने नॉर्मल शैम्पू को थोड़े से पानी में डालें और इस तीनों पाउडर्स की 1 स्पून आप उसमें डाल के मिक्स करके अपने बालों में लगा लें। आप देखेंगे कि आपके बाल नेचुरली जो है वो ब्लैक रहेंगे या इवन जो आपका कलर है वो उसको भी प्रिजर्व करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है कि वो इस शैम्पू को इसलिए भी यूज़ नहीं करते नेचुरल को कि जी जो हमने डाइज कराए हैं अपने बालों में वो डाई का कलर ख़राब हो जाएगा। ये वाहिद ऐसा शैम्पू है अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो डाई का कलर है, चाहे वो आपने ब्लॉन्ड्स में कराया हुआ है किसी भी कलर में, तो वो ख़राब नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि जैसे आईलैशेस का गिर जाना, आईब्रोज़ का जो है वो कम हो जाना, अगर आप आउटर एप्लीकेशन और खाते हो आंवला को स्पेशली, तो आपके कभी भी जो बाल हैं वो नहीं गिरेंगे। आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स अगर बढ़ जाते हैं तो आप आंवला खाना शुरू कर दीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी ज़िंदगी में हाई नहीं होगा। इसके अंदर मौजूद इतना ज़्यादा फाइबर होता है, 100 ग्राम्स ऑफ आंवला के अंदर जो फाइबर है वो आपका, आप समझे पूरा बोल ऑफ जो वेजिटेबल सैलड हम देते हैं ना अपने पेशेंट्स में, पूरा बोल वो, और 100 ग्राम्स ऑफ सिर्फ आंवला का फाइबर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। इतना ज़्यादा फाइबर उसमें होता है। और आमला से चीज़ के अंदर बिल्कुल, जैसे हम लेमन को कहते हैं ना कि वो एक फैक्ट्री है छोटी सी अपने अंदर बेनिफिट्स की, आंवला का भी यही सीन है कि ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ जो है ना वो अपने ओन में ही अपना किंग एक बना। लेकिन कौन ना यूज़ करे? जिन लोगों की डायबिटीज़ लो रहती है, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, वो आंवला का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। जिन लोगों की बहुत हाई रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी 200, 300, 400 तक अल्लाह माफ़ करे जाती है, अगर वो इसको खाना शुरू कर देते हैं तो उनकी शुगर का लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। डायबिटीज़ से प्री डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल तक में आप ला सकते हैं आंवला के सिर्फ यूजेज से। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने इसको खुद देखा है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरा, जिनको थायराइड है वो आंवला को इस्तेमाल मत करें, क्योंकि बॉडी में ट्रिगरिंग पॉइंट आपका कोई थायराइड हाई लो दोनों में, अच्छा ना हाइपो में ना हाइपो, हाइपर में, अच्छा ठीक है, दोनों में ही यूज आपने नहीं करना। और अगर आपने आंवला को अपने वेट लॉस के लिए यूज करना है तो आप इसका कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं मोरिंगा के साथ। मोरिंगा और आंवला अगर आप दोनों लेते हैं तो आपका वेट लॉस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप किस तरह कंबाइन करें दोनों के पाउडर्स जो हैं, कितने? एक चुटकी आंवला का पाउडर लेंगे और 1/2 टीस्पून मोरिंगा का पाउडर आप लेंगे, पानी में मिक्स करके पी लें तो भी ठीक है, अदरवाइज मुंह में रख के ऊपर से पानी पी लें और बट 1 ग्लास तक पानी पिए ताकि पूरा ग्लास। हाँ जी, वो असल में मिक्स करके इसलिए मना करें क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रा हाँ बिल्कुल फनी टेस्टिंग है। तो अगर आप आधी टीस्पून मोरिंगा, आधी चाय की चमची और एक चुटकी आंवले का पाउडर, उसको मतलब या उस हिसाब से ना इस तरह करके आप उसका वेट कर लें। मतलब 4 हिस्से आपने कर लिए, मतलब आपने 1/2 टीस्पून मोरिंगा आपके 4 हिस्से मोरिंगा के और 1 हिस्सा आपका आंवले का बिल्कुल, ये आपने कंबाइन करके एक पाउडर सा बना के जार में रख लिया। उसके बाद आपने डेली आधी चमची उसकी ले ली, आधी चाय की चमची ले लो तो मोर देन इनफ।
और आपको पानी पता है के ये साथ। दोनों चीज़ें आपका अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बहुत हद तक बैलेंस आउट कर देता है। और अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो उसको भी प्रॉपर करता है। और उसके साथ साथ आपकी जो फाइन लाइंस रिंकल्स जैसे आ रहे होते हैं बहुत अर्ली एजिंग में, अब तो हम देखते हैं 25-26 में लोगों के आने शुरू हो जाते हैं, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं आंवला यूज़ करके। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों को, मतलब आंवला को अगर अप्लाई करने की बात करें तो एप्लीकेशन और किस चीज़ में हो सकती है? आपका जो आप उपटन लगाते हैं हाँ, उसके अंदर आप आंवला का पाउडर डाल लें या आंवला का जूस जो है वो अवेलेबल होता है, आप उसको डाल लें। आंवला का जूस बहुत ज़्यादा लोग दुनिया में पीते हैं। सिंपल, जैसे अगर आपने घर में बनाना है, आप फ्रेश आंवला ले आएँ, उसको ग्राइंड करें और उसका वो जूस बन जाता है। आप उसको मिक्स कर लें अपने, जैसे हम क्यूकम्बर जूस या कुछ भी ऐसे बनाते हैं उस तरह से इसका जूस बन जाता है। अपनी पेस्ट में आप उस जूस को भी डाल सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसको जो है पाउडर फॉर्म में उसको भी मिक्स करके उसमें लगा सकते हैं। अब दही के और आंवला के दोनों को अगर आप कंबाइन करके लगाते हो तो दोनों ही एक बड़ा अच्छा स्किन को टाइट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। लेकिन क्या इनमें से किसी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? आंवले का तो आपने बता दिया कि ये वाले लोग जो हैं वो ना यूज़ करें, डायबिटीज़ जिनकी शुगर लो रहती है, जिनको हाई थायराइड या लो हाइपो या हाइपर दोनों, वो तो समझ आ गई। लेकिन क्या रीठा और सीका काई किसी को नहीं भी सूट करता? तीनों चीज़ें, क्योंकि सेंसिटिव स्किन के लिए मेरा नहीं ख्याल कि रीठा एंड सीका अगर आपने पहले कभी तीनों चीज़ें अपनी स्किन पे या अपने बालों पे ट्राई नहीं की तो आपने प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन पीरियड में इसको ट्राई ऑन नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी इतने सब कुछ से गुजर रही होती है। अगर आप उस टाइम पे इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो वो कोई बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं दे रहा होगा। और अगर आप कोई नया प्रॉब्लम ही ना शुरू हो जाए ना। एग्जैक्टली अगर आप प्रॉपर खाना खा रहे हो, आपको कोई और एज सच इश्यूज, कोई एज सच एलर्जीज नहीं है, आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मैनेज्ड और मेंटेन रहता है, तो आप बहुत आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर कोई भी एज सच इशू या प्रॉब्लम नहीं आता। और अगर आपके बाल, जैसे बहुत सारे लोगों के बड़े कम बाल होते हैं और वो लोग चाहते हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएं, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएं, तो अगर वो इसकी एप्लीकेशन करते हैं अपने स्कैल्प के अंदर, स्पेशली इसको मसाज करते हैं, तो हम उसको भी कर सकते हैं। अब आंवला के ऑयल्स भी होते हैं। आंवला ऑयल जो होता है वो आप किसी भी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके अपने बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन के लिए भी इवन यूज़ कर सकते हैं। जैसे बालों की मसाज में आप हेल्प आउट उसको कर सकते हैं, बालों को वो ग्रोथ में हेल्प करेगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एक जो बाल हमारा कमज़ोर होता है उसको थिकन करने में बहुत जड़ों से जो है वो मजबूत करेगा, मजबूत कर देता है। बिल्कुल। और वही वाली चीज़ होती है ना व्यूअर्स, कि आप अगर रूट से या जड़ से चीज़ को ठीक कर दें तो ऊपर फिर आप जो मर्जी लगाते हैं, इट डजंट मैटर। बिल्कुल, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहीं पे व्यूअर्स, अब क्योंकि हमने ब्रेक की तरफ जाना है तो ब्रेक में बढ़ते हुए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। बेटा, क्या कलाम पेश करने जा रहे हो? अपने दामान शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ओवर टू यू बेटा। अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना के निकम्मा हो, मगर आप कहो, मैंने माना के निकम्मा हो, मगर आप कहो, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए
और उनके हो जाओ अब तो हर चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना, अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हाफिज फैसल उमर ने। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरफ अभी बढ़ेंगे, लेकिन दो बहुत ही प्यारे लोग आज हमारे साथ हैं, मेरे भाई की तरह ही प्यारे, तो उनसे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। आज व्यूअर्स हमारी कोशिश ये है कि हम अपने सोसाइटी के उन 10 से 15% लोगों की बात करें जो अल्लाह ताला ने थोड़े से डिफरेंटली क्रिएट किए हैं, थोड़ा उनको डिफरेंटली तख्लीक किया है, लेकिन हमारे रब की बनाई हुई हर चीज़, चरिंद परिंद, इंसान, फूल पौधे, हर चीज़ खूबसूरत और यूनिक है, और हर इंसान का मुख्तलिफ होना ही तो इस दुनिया में रंग भरता है। तो आज हम ऐसे प्यारे प्यारे लोगों की बात करेंगे। तो हमारे साथ आमना आफ्ताब हैं, आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, आपको शान पाकिस्तान और फ़ख्र पाकिस्तान के जैसे अवार्ड से भी नवाजा गया है, और आप 2 डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की माँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और जिस तरह आपने बात शुरू की, दैट इज़ ब्यूटीफुल। मैंने तो वैसे ही बात की, जैसे करनी चाहिए। नहीं मसला ये है कि हमारे माशरे में जब कभी कोई वो काम करता है जो उसको करना चाहिए तो उसको उस पर दाद मिलती है। दाद एक्चुअली मिलनी चाहिए जब बंदा कोई बहुत अच्छा काम करे, जैसे कि आप दोनों कर रहे हैं। सो इसीलिए आप गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और मैं बीच में सिर्फ एक बोलने वाला टॉकिंग हेड हूँ। एंड देन वी हैव विद अस मिस्टर मोहम्मद इकबाल, जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, और खुद आपने एक बड़ी डिफरेंट और यूनिक ज़िंदगी गुजारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मोहम्मद बुलाऊं कि इकबाल बुलाऊं? मोहम्मद अच्छा नाम है, वो भी बुला सकती है, इकबाल भी बुला। बट घर पे क्या बुलाते हैं? घर में तो इकबाल ही कहते हैं। इकबाल ही कहते हैं। तो अच्छा इकबाल बेटा, अभी मैंने आपकी तरफ भी आना है, लेकिन क्योंकि आई एम सॉरी, शो पे लेडीज़ फर्स्ट ही होता है हमारे। आई एम सॉरी, इस मामले में हम थोड़े अनफेयर हैं, तो हम पहले गर्ल के साथ स्टार्ट करेंगे। अमीना, अपनी कहानी अगर आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि माशरे में बहुत से ऐसे मामलात और मसाइल हैं, अभी हमने कुछ देर पहले भी इनसे रिलेटेड बात की, कि डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, और जो यंग पीपल होते हैं लाइक मोहम्मद इकबाल, डिफरेंटली एबल्ड वो नहीं होते एक्चुअली। हमारे दिमाग जो है ना, एक्चुअली वो डिफरेंटली एबल्ड है, और हमारे दिमागों में एक्चुअली डिसेबिलिटी फंसी हुई है। डिसेबल्ड हम में, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि एक टिपिकल नॉर्मल से हट के कोई चीज़ है। मैं एक ब्रोकन होम से बिलोंग करती हूँ। मुझे आज भी याद है कि हमेशा लोग कहते हैं ठीक है, जो नॉर्मल फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं ना, वो ठीक होते हैं, ये जो ब्रोकन होम के लोग होते हैं ना, ये ज़रा थोड़े एब नॉर्मल से निकलते हैं। मैं बचपन सारी सुनी, तो मुझे तब भी महसूस होता था कि भाई नॉर्मल क्या है? मेरे लिए तो नॉर्मल यही है कि मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हुई हुई है, और एक अजीब मखलूक की तरह आपको ट्रीट किया जाता था, और जैसे कि आपके पेरेंट्स का डिवोर्स होना दूसरों को लग जाएगा। तो जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनके साथ क्या होती होगी, ये चीज़ मुझे अंदर से खा जाती थी। सो बीइंग अ मदर, आप अपनी फीलिंग्स ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। एज अ मदर, कोई भी माँ तैयार नहीं होती कि उसके बच्चे के साथ पैदाइश पे ही कोई ऐसी प्रॉब्लम सुनने को मिलेगी कि वो बच्चा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता।
सारी, जैसे आपने एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज़ किया, नॉर्मल माँ, नॉर्मल माओ की तरह मेरा भी था। बच्चा पैदा होगा, उसको मैं फ़लाने स्कूल में भेजूँगी, फिर वो इतने साल का होगा, मैं उसको ये बनाना चाहूँगी, ऐसे होगा वैसे होगा। जब बच्चे मेरे पास गोद में आए, पहले बेटा उसके बाद बेटी, तो अजीब से इश्यूज़ होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लेके जाती रही, वो भी टाइम आया कि वो कहते हैं ना मोक्कलों के पास कि पता नहीं कोई नज़र लग गई है, कोई कुछ, जो जो लोग कहते चले गए मैं करती चली गई। खैर फाइनली मैं उनको मुल्क से बाहर ले गई। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में मेरे बच्चे जो है वो केस स्टडी थे तकरीबन 1 साल। मेरे बच्चों को जो डिज़ीज़ है दैट इज़ 1 in 10 million, दैट इज़ वेरी रेयर इन द वर्ल्ड। हर 10 मिलियन के बाद किसी एक को होती है, और मेरे घर में 2-2 बच्चों को थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था क्योंकि उसमें ना ब्रेन सेल्स, सेरिबुलर एटेक्सिया। अच्छा सर, ब्रेन का तो सुना है, लेकिन इसका नाम दिस इज़ लाइक ये डीजनरेशन शुरू हो जाती है ब्रेन सेल्स में। और डॉक्टर्स ने कहा क्योंकि डीजनरेशन तो ये है कि अगर ब्रेन ख़त्म तो इंसान ख़त्म। अब किसी माँ को 3 साल के बच्चे को गोद में उठा के ये कह दिया जाए कि इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, तो मेरे लिए तो वो वैसे ही, यानी कि मैं किसी और माइंडसेट के साथ 3 साल की उम्र पे पता चला। 3 साल की उम्र में पता चला कि मेरे बच्चों को बीमारी क्या है। दोनों बच्चों का पता? दोनों बच्चों का। तो क्या क्या एज थी दोनों की? उस वक्त बेटा जो था वो 3.5-4 साल का था, बेटी तकरीबन 2.5 साल की, 2 साल की थी। या अल्लाह। जब मुझे पता चला कि इनका लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं है। और क्यों टेस्ट वगैरह आपने करवाए? यहाँ पे असल में पाकिस्तान में तो उनको पता भी नहीं था कि बीमारी कौन सी है। हम तो मैं जब उनको सऊदी लेके पता कैसे चला कि कोई इशू है? असल में मेरे बच्चे ना वॉक करते करते एकदम क्रॉल करने लगे। क्रॉल में भी उनकी शेकिंग आ गई, मुंह से ड्रूलिंग शुरू हो गई, यानी कि वो बैकवर्ड जाना शुरू हो गए। बच्चे चलना शुरू करते हैं और वो बिल्कुल वापस गोदों में आ गए थे। जैसे बेंजामिन बटन की एक स्टोरी भी हमने देखी थी, एक मूवी आई जी 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 जी, वो बिल्कुल उनका एग्जैक्टली वो बैकवर्ड उसमें चलना शुरू हो गए थे। तो बस फिर और फिर हमारी सोसाइटी का माशाल्लाह से माइंडसेट, अभी आपने जो नॉर्मल होने की बात की, पता नहीं कौन सी गलती की सज़ा की है, अस्तगफिरुल्लाह किया करो। ओ भाई, ये हमारी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना इतना मुश्किल काम है। लोगों ने बच्चों की सालगिरहों में बुलाना छोड़ दिया। आई बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली। लोगों ने शादियों में बुलाना छोड़ दिया कि अच्छा आमना आएगी, साथ अपने बच्चे भी लेकर आएगी। मुझे याद है अभी भी कुछ अर्सा, यानी कि मेरे बच्चे छोटे थे तो समर कैंप में मैंने बच्चों को अपने कराना था स्विमिंग के लिए कि थोड़ा सा बच्चे अपनी एक्टिविटी करें। तो मुझे उन्होंने मेंबरशिप नहीं दी कि ये बीमारी अगर किसी और को लग गई तो। या अल्लाह, हमारे यहाँ माइंडसेट के अलावा यानी कि ऐसी आपको चीज़ें सुनने को मिलती हैं। एक माँ जो ऑलरेडी बच्चों की पेन से गुजर रही है, सोसाइटी उसको फिर किस तरह का इम्पैक्ट देती है। तो बच्चों की that was very painful. सिचुएशन। मेरा बेटा जी इज़ माशाल्लाह 18 years old। मैं सदके जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जो बेटी है माशाल्लाह शी 16। सदके। वो मैं आपको आगे, जैसे अभी आपने बताया कि फिलैंथ्रोपी इज़ माय प्रोफेशन नाउ। वैसे बाय प्रोफेशन आई वाज अ फैशन डिज़ाइनर, लेकिन वो अल्लाह का वादा है ना कि आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है। तो मेरा प्रोफेशन, मेरा कैरियर अब वो है कि अब इसकी तरफ हम आएंगे। तो ये आपकी कहानी है मोहम्मद इकबाल जी। व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू? कहाँ से स्टोरी शुरू होती है? बेसिकली इन 2009 में ना मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा था। तो मैं दोस्त को मिलने गया एक्सपो सेंटर के पास। तो वहाँ पे कुछ 2 लड़के हैं, मोबाइल छीना उन्होंने मेरे से। मैंने उनसे थोड़ी सी तलब कलामी की, उन्होंने मेरे बुलेट से ना शॉट कर दिया। तो मेरी यहाँ से होके ना क्रॉस कर गई बुलेट, मेरी स्पाइन को बुलेट टच कर गई, जिससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मेरी हो गई। तो उसी टाइम अभी मुझे वो करीब हॉस्पिटल था, स्नैप हो गई। जी जी। तो उसी टाइम वो हॉस्पिटल था, जना हॉस्पिटल, वहाँ ले गए। वहाँ ये पे वो मेरा जिस तरह अगर कभी गलत एक्सीडेंट में उठा लें तो स्पाइन स्नैप कर जाती है। जी जी, सेम वैसे ही। तो हमें तो इसका पता नहीं था कि इसको कैसे मैनेज करना है, कि इसको जब उठाना है कि सीधा उठाना है या कैसे। एम्बुलेंस में मुझे जना हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। 1 हफ़्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, डॉक्टर सब यही कहे कि टाइम विद टाइम इसकी रिकवरी हो जाएगी। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि इसकी स्पाइन का मसला हो गया है, ये पैरालाइज हो गया है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। 1-2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, मुझे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। घर में फिर यही है कि ये मेरी रूटीन मेरी यही है रह गई कि सुबह को उठा, घर पे ही टोटली घर वालों पे डिपेंडेंट हो चुका था मैं। घर वाले उठा के मुझे वॉशरूम पे शिफ्ट कर रहे हैं, वॉशरूम से बेड पे। तो मेरी ज़िंदगी यही रही। उम्र क्या थी आपकी? मेरी तब 22 एज थी, स्टूडेंट था। पढ़ाई के बीच में ही थे? जी जी, स्टूडेंट था मैं अभी।
तो ये आपने कहा ना इंजीनियरिंग की स्टूडेंट, मैंने कहा शायद टेल एंड व्हाटएवर, यू वर वेरी वेरी यंग। तो वो फिर व्हीलचेयर जो मार्केट में मिलती थी ना, वो एक ऐसी हैवी व्हीलचेयर थी। तो वो पहले 10 साल बाद 15 साल पहले आपको पता है गाड़ियों में ना पीछे स्लडर होते थे LCNG के, या तो वो स्लडर आता था तो वो व्हीलचेयर नहीं थी आती। तो भाई मेरे कहते थे कि आपके लिए ना कोई ऐसी स्मार्ट व्हीलचेयर होनी चाहिए कि जो इजी टू कैरी हो। फिर पता चलते चलते ढूंढते ढूंढते ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मुझे ये व्हीलचेयर फिर मैंने अप्लाई किया, ही मिली मुझे। तो मैंने वहाँ के वो ओनर है मिस्टर शफीकुर रहमान साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आपको हुआ क्या है, कि मैंने उनको स्टोरी सारी बताई। उन्होंने कहा आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको ना ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं फ्राइडे का दिन था, मैंने उनको फ़ोन किया, कहते हैं मंडे को आ जाना मेरे पास। मंडे को मैं उनके पास गया हूँ। वो क्वेश्चन उन्होंने जवाब उन्होंने मुझे खुद ही दे दिए जो मेरे माइंड में बैठे हुए थे कि अब मैं डिसेबल हो गया हूँ, अब मैं कमाई का ज़रिया कैसे मेरा बनेगा। अभी तो मेरे बहन भाई अम्मी अबू मुझे मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प करते हैं, तो कल को ये नहीं होंगे तो मैं कैसे अपने माशरे में मूव करूँगा, शादी मेरी कैसे होगी, सारा कुछ। ये सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझे, अभी मैंने उनसे सवाल ये किए भी नहीं तो उन्होंने मुझे खुद ही इनके जवाब दे दिए कि यार आपने टेंशन नहीं लेनी, ये देखो मैं भी गाड़ी चला के आया हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, आप भी ये सब कुछ कर सकते हो। फिर मुझे वहाँ से मैंने फिर वो सारी ये ट्रेनिंग है अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, कैसे व्हीलचेयर से बेड पे शिफ्ट होना है। आगे 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 अब हम जी ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ तक पहुँचना था जहाँ तक मसला हो गया जी और मामलात करके अब कहाँ आपके बच्चे खड़े हैं और आप कहाँ हैं, ये जानना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जान के कहा कहाँ खड़े हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो अपनी टांगों पे चल रहे हैं उनसे ज़्यादा केपेबल है मोहम्मद इकबाल। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन जब हमारे साथ हाफिज़ साहब हैं तो उनसे कलाम सुनते हुए ब्रेक में जाएंगे। रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमी। दस्त कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं,
बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तू सा कोई नहीं, तू सा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे दो बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट मोहम्मद इकबाल और आमिना, इनसे हम गपशप भी लगा रहे हैं और हमने कलाम भी सुना ब्रेक से आते हुए, ब्रेक में जाते हुए। ब्रेक से वापस आए हैं तो डॉक्टर मोहम्मद एहसन जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम मैम। तो आपकी तरफ हम आएंगे डॉक्टर साहब। जी जी। आज जो इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, ज़रा आप उनकी भी कहानी सुने। जी। और वो जो कहते हैं ना कि आज हम कह भी रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें तख्लीक किया और जैसे भी बनाया, अपने आप में अपनी ज़ात में खुश रहना और अपने हालात के मुताबिक आगे मूव करना, इसमें हम सबकी कामयाबी है। लेकिन जिसको ज़्यादा से नवाजा है उसका फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटी है कि वो उनके लिए आसानी पैदा करे जो उनसे मुख्तलिफ हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की हमारी गुफ्तगू का। आमिना, आपके बेटे माशाल्लाह अब 18 साल के हैं, बेटी माशाल्लाह 16 साल की है। तो डॉक्टर्स ने तो कहा था कि अभी आगे ज़्यादा नहीं मामला चल पाएगा, तो फिर व्हाट डिड यू डू? एक्चुअली आई डिड नथिंग। मैं बल्कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। आई यूज़ टू टेक मेडिसिन और उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आती थी दवाइयाँ खा खा के। ज़ाहिर बात है कितनी बड़ी डिप्रेशन कि मैं भी एज कर रही हूँ और ये बच्चे व्हील चेयर पे हैं और फिर ये बहुत तकलीफ दे होता है ये सुनना ही सिर्फ कि टाइम आना है कि यू हैव टू टेक, अल्लाह माफ़ करे, जनाजा ऑफ योर चाइल्ड। यानी कि वो यानी कि वो सुनना और उसको एक्सेप्ट करना किया भी नहीं जाता। तो मेरे फादर उस वक्त एक बात किया करते थे कि बेटा सब्र और शुक्र करो हर हाल में। और मैं उनसे कहती थी पापा सब्र तो आ जाएगा वक्त के साथ, शुक्र किस चीज़ का अदा करूं? अल्लाह ताला ने मुझे ये बच्चे इस तरह दे दिए, मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? मैं इनका क्या करूं दोनों का? ना मुझे इनकी कोई बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये कैसे ठीक होंगे, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। खैर ज़ाहिर बात है पापा कह रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता कुछ अल्लाह का भी करम हुआ, थोड़ा सब्र भी आना शुरू हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू हुआ कि जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा। फिर अल्लाह का वादा है कि आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है। उस एक वादे पर मैंने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रख ली थी। मैं पाकिस्तान मूव हो गई थी और यहाँ पे मैंने जितने लोग डिसेबिलिटीज़ के साथ थे उनके साथ मैंने काम शुरू किया, एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और विद इन 3 years मैंने कोलैबोरेट किया सोशल वेलफेयर पंजाब डिपार्टमेंट के साथ। इस वक्त सोशल वेलफेयर के 2 डिपार्टमेंट्स उन्होंने हमें आउटसोर्स कर दिए हैं जो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। और माशाल्लाह हज़ारों बच्चे डिसेबिलिटीज़ के साथ, डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे, डेफ़ हैं, व्हील चेयर यूज़र्स हैं, स्लो लर्नर्स, सबके साथ हम लोग काम करते हैं, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं और फिर उनको जॉब प्लेसमेंट भी कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू मिस्टर? अब आपने सोचा, आप इस स्टेज पे पहुंच गए, वे आर लाइक, आपने बात की सर से कि शफीक साहब से, राइट, और उन्होंने आपको कहा कि भाई मैं आपको ज़िंदगी जीने का ढंग सिखा दूंगा कि आपको किसी पर डिपेंड ना करना पड़े। फिर आपने क्या क्या किया? आप बता रहे थे कोर्सेज एंड वो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी मैनेजमेंट होती है ना कि जो एक चलता फिरता इंसान जो व्हीलचेयर पे आ जाता है ना उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं
कि वो कैसे बेड पे कैसे शिफ्ट होगा, कमोड पे कैसे शिफ्ट, व्हीलचेयर कैसे चलानी है, गाड़ी कैसे वो चला सकते वो हैं। बेसिक चीजें जिनको नॉर्मली लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं जी कि अगर किसी जगह पे सीढ़ियां तो क्या मसला, चढ़ जाएंगे। जी व्हीलचेयर वाला कैसे चढ़े अगर वहाँ पे रैंप नहीं है? यानी कि एक एम्बेरसमेंट के उठाना धरूना, ये जो भी एक अजीब मामला होता है। अच्छा, फॉर ग्रांटेड लेना कि यार अगर बाथरूम है, अगर इतना सा भी दरवाजा है तो हम घुस जाएंगे, व्हीलचेयर वाला कैसे जाए? कोई भी डिफरेंटली एबल्ड इंसान कैसे अंदर जाके यूज कर सकता है? और यूजुअली अटेंडेंट की भी जरूरत होती है, 2 लोग उस बाथरूम में कैसे घुसे? तो 1000 चीजें हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। रेस्टोरेंट्स में जी टेबल पे टेबल चढ़ा हुआ है क्योंकि लोगों ने पैसे कमाने हैं। अब कोई डिफरेंटली एबल्ड बंदा आ जाए वहां पे तो एक स्यापा पड़ जाता है ऐसा ही है। कि कुर्सियां, ये वो, टेबल ची ची चा। मैंने देखा है। आप ये बात करते हैं, मैं आप देखें आपका कोई एटीएम एक्सेसिबल नहीं है ना। आपके कोई ग्रोसरी स्टोर्स एक्सेसिबल नहीं है। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है, वो भी तो सोसाइटी का उतना ही पार्ट है और दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। एग्जैक्टली। और ये भी एक इरिटेटिंग चीज, मैं आपको इधर कर दूं, मैं आपको ले जाऊं। ओ भाई, एक बंदा व्हीलचेयर में है, वो अपने आप को हैंडल कर रहा है, उसने आपको कहा है कि मेरी हेल्प करो, मतलब और अगले को आप मजूर नहीं होता कोई, हम उसको मजूर बनाते हैं कह के। जी और कभी कभी नाइस होते हुए भी हम कोई मीन चीज कर जाते हैं। सेंसिटिविटी नहीं है जी। ये बैंक एक्सेसिबल करने का ऑर्डर जारी हो चुका है। उन्होंने इतनी ऊंची रैम्प्स बनाई है ना कि वो आम डिसेबल पर्सन उस पर खुद जा ही नहीं सकता जब तक कोई पीछे ना खड़ा हो। हाँ जी, आप गिर जाओगे। तो फिर भी मुहता दीजिए, फिर और भी क्योंकि रैंप, देखिए व्यूअर्स एक बात अंडरस्टैंड करें, रैंप ऐसे बनाएंगे ना कोई नहीं चढ़ सकता, उसकी ऐसा स्लोप होना चाहिए कि आप अपने बाजू के सपोर्ट से उसको पुश करके अपनी व्हीलचेयर को आगे चले। इवन अगर आपकी इलेक्ट्रिक है तो वो ऐसे नहीं, इसके ऊपर जा ही नहीं सकती, गाड़ी नहीं जा सकती जी ऐसे। तो व्हीलचेयर किस तरह जाएगी? जी जी। फिर मुझे मज़ीद ट्रेनिंग के लिए मैं फिर कोरिया गया, वहाँ से मैंने सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की। यूके गया। मैं जैसे ही मैं पाकिस्तान से बाहर हुआ हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने समझा कि मैं जैसे आम लोगों में आ गया हूँ, डिसेबल मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे। हर जगह वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, वॉशरूम एक्सेसिबल, बसेस एक्सेसिबल, हर चीज़ एक्सेसिबिलिटी। लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैं वापस आया तो मुझे वही प्रॉब्लम्स कि यार मैंने कहीं बाज़ार जाना है, वहाँ पे बाज़ार में जाऊँगा, कोई शॉप वगैरह एक्सेसिबल होगी कि नहीं होगी, कोई मैं ट्रांसपोर्ट कौन सी यूज़ करूँगा, ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा जो जैसे ये ऑरेंज ट्रेन है ये एक्सेसिबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इस पर। ज़रूरत किस चीज़ की है मैम? अभी भी ज़रूरत किस चीज़ की है? और आपसे भी मैं यही जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कि मैं ये एक तरह से अपने, वो जो लोग देख रहे हैं, मैं बात देखें, आपका इदारा बहुत कुछ कर रहा है, आप सारे मिल के जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मेरे जैसा नालायक इंसान क्या कर सकता है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। क्योंकि इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों को सही गाइड करेंगे और उनको उन बच्चों के साथ उठने देंगे, बैठने देंगे, खेलने देंगे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसका भी उतना ही हक है एक नॉर्मल स्कूल में जाने का जितना किसी और बच्चे का है। बिल्कुल। तो ताकि वो भी देखिए, स्कूल सिर्फ आप पढ़ाई के लिए नहीं भेजते, व्यूअर्स को ये नहीं समझ पा रहा। स्कूल आप भेजते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए, उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, उनमें उठने बैठने की तमीज़ आती है। जब आप बच्चों को घरों में ढक के बंद कर देते हैं जिनका उतना ही हक है बाहर निकलने का, इसलिए क्योंकि या तो लोग बुलाते नहीं हैं और या आप लेके जाते हैं तो उनके साथ जो सलूक होता है, तो मैं लोगों के माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों से गाइडेंस चाहती हूँ। जी मैम। सबसे पहले तो ये कि माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे आपने पॉइंट उठाया वो बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि जब भी कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई माजूरी के साथ या कोई भी डिसेबिलिटी के साथ लोग देखते हैं तो फ़ौरन अस्तगफुरुल्लाह का के मुँह मोड़ लेते हैं। क्यों भाई, वो भी तो किसी की औलाद हैं। अल्लाह ताला, अगर हम इस चीज़ का यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमारा गलती नहीं करता, तो वो किसी गलती की सज़ा कैसे हो सकते हैं? तो एटलीस्ट उनको एक्सेप्ट तो करें और उनको अपनी साथ सोसाइटी का, माशरे का उनको आप हिस्सा बनाएं। उनके साथ जो भी आप कर सकते हैं उनके साथ वो करें। जैसे हम लोग अब वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ उनको लेकर आ रहे हैं कि वो अपना ख़ुद से अपने आप को ट्रेन करें। हम कंप्यूटर कोर्सेज़ कराते हैं, डिफरेंट कोर्सेज़, हम 15 कोर्सेज़ हैं जो कराते हैं। उसके बाद वो जॉब प्लेसमेंट में जाते हैं, तो उनको एम्पावर करें, उसकी ज़रूरत है। उनके साथ हमदर्दी और बेचारा उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी।
दूसरी बात यह है कि जो सवेयर डिसेबल पर्सन जो घरों में बैठे हुए हैं उनको गवर्नमेंट अटेंडेंट दे, उनका उनके बहन भाई उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अटेंड करते हैं। अगर उसको पर्सन को वॉशरूम आया है या उन्हें पानी पीना है तो वो हेजिटेट फील करते हैं कि यार इसे मैं अब अपनी बाजी को कहूँगा या भाई को कहूँगा मुझे पानी पिला दो या वॉशरूम ले जाओ, तो वो पता नहीं अगला कैसे मूड में बैठा हुआ है। दूसरा व्हीलचेयर्स जो सी हैं वो अच्छी व्हीलचेयर हो डिसेबल पर्सन के लिए कि वो अपनी अच्छी व्हीलचेयर पे मूव कर सकें। बिकॉज ये भी बड़ा इशू होता है व्यूअर्स, कभी कभी डिसेबिलिटीज़ जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं जब आप गलत इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे डिफरेंटली एबल्ड मेरी एक दोस्त है, वो डिफरेंटली एबल्ड है। शुरू में उसकी इतनी गलत व्हील चेयर थी क्योंकि उसको स्ट्रैप होने की ज़रूरत होती थी और मसला ये होता था कि उसके हाथ में झटके भी पड़ते हैं, तो कभी 2 दफ़ा वो अपनी व्हील चेयर से गिरी है। एक दफ़ा उसका बाजू टूट गया। एक बंदा ऑलरेडी डिफरेंटली एबल्ड है, उसका बाँ भी टूट जाए बिकॉज व्हील चेयर पे थी, उसको एकदम से वो हुआ अपना मिर्गी का अटैक, वो गिर गई नीचे, वो गिरी हैं अपने बाजू पे गिरी हैं, उनका बाजू टूट गया। अब यार कितनी ज्यादती है, ये इतनी प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं और वो यही, और अब उनकी जो व्हील चेयर है बिल्कुल परफेक्ट इस तरह जिस तरह आपकी है, एंड इट्स ऑल्सो इलेक्ट्रिक, प्लस वो उसमें वो स्ट्रैप्ड होती हैं, तो जब बैठी होती हैं तो वो स्ट्रैप्ड होती हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब वो उसके ऊपर होती हैं अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो तो प्रॉब्लम, और उसमें पैडिंग है उनके जो स्ट्रैप्स हैं उनके अंदर, तो अगर खुदा ना खास्ता हो भी तो कुछ चुभना, कुछ चोट लगना। और अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये वाले प्रॉब्लम्स आए थे बहुत ज़्यादा वॉकर्स के साथ, जो हमारे इवन बुजुर्ग हैं, डिसेबिलिटीज़ तो छोड़ दें, जो बुजुर्ग हजरात भी हैं वो जब वॉकर पे चलते हैं तो अक्सर गिर जाते हैं, क्वालिटी नहीं अच्छी। क्वालिटी व्यूअर्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करनी है। जिस तरह हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इतना एफर्ट करते हैं, उन बच्चे बच्चियों का, उन बुज़ुर्गों का, उन यंग लोगों का, बहुत से हमारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो पहले अपनी टांगों पे चलते थे और 65-70 पे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई इशू आई, या अदरवाइज वो अब उनके वॉकर्स वाला इशू, या मतलब 1000 मसाइल हैं व्यूअर्स। लोगों को आपकी अफसोस की ज़रूरत नहीं है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके रिगार्ड की ज़रूरत है, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आपके रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। इज्जत के साथ हर इंसान को ट्रीट करें ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो ब्लेस यू। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो नहीं, समझ के माफ कर दीजिएगा। It was lovely, mashallah, to have Meeting here. Yes. person. Thank you. It was lovely meeting very normal and sane people. तो अब बढ़ते हैं कलाम की तरफ। प्यारे भाई, ऐसे प्यारे प्यारे लोगों को अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुनाइए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए
मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, अरे मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने